हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। तो आइए आज चलते हैं हम आपके आज HBSC के जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था आज 12th क्लास का, उसके आंसर की के बारे में चर्चा करते हैं। इस बार क्या आया है क्या नहीं आया है, एकदम सटीक आंसर की यहाँ से आपको मिलेगी, बिल्कुल सटीक आंसर की है, सब कुछ यही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपने कितना किया है कितना नहीं किया है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, बाकी बाद में मैं बताऊंगा आपके लिए क्या आया था, किस तरह का आपका एग्ज़ाम बना है इस बार। तो आइए चलते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इन सभी में से आपका किसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसका ऑप्शन आपका सी है, जो आपका पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है, इसका आपका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडेज, यानी कि जो आज का समय है आपका, आज के टाइम में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल क्यों किस लिए किया जाता है। तो यदि इस क्वेश्चन के हम परफेक्ट आंसर की बात करें तो परफेक्ट आंसर आपका यहाँ से ये ए ऑप्शन हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर है, इन द प्रोजेक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेटर R22। अब वो देखा ये जाएगा कि जो हरियाणा बोर्ड है वो क्या चाहता है इसमें। वैसे तो इसके ऑप्शन चारों ये तीनों सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। लेकिन उसने यहाँ से जो बात की है वो बात की है उसने यहाँ से टुडे की बात की है, यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात की है। तो प्रेजेंट टाइम में ए ऑप्शन आपका ज़्यादा सही हो जाता है, क्योंकि यदि हम मेडिकल की भाषा में देखें तो इस क्लोरोफॉर्म का जो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दिया गया था, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की पर, वो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है रिएक्शन ऑफ ब्रोमाइड वाटर विद फिनॉल गिव्स, यानी कि यदि हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करें तो क्या आएगा। तो आपके पास में आता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या आता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। मैंने बताया था आपको, बड़ी अच्छे तरीके से बताया था, कैनिजारो रिएक्शन आपको करनी है, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन पूछी जाएगी और देखो पूछी भी गई है, तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, इन सभी में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी जो एमाइन है यहाँ से C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कौन सी कंपाउंड है जो देता है। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर कर आए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, CH3CONH2 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। आगे चलते हैं। तो आगे आगे देखो, आगे आपके लिए दे रखा है एक आइसोमर्स दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा आइसोमर्स है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम, देखो हमारे पास में ClCl4 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से SO4 आयंस आपके दे रहा है, और यदि दूसरे वाले में देखें तो बाहर की तरफ Cl लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से Cl निकालेगा, क्लोरीन निकालेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या निकल रहे हैं, यहाँ से हमारे पास में डिफरेंट आयंस निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? डिफरेंट आयंस निकल रहे हैं। और जहाँ पर डिफरेंट आयंस निकलते हैं वहाँ पर आपकी कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? वहाँ पर आपकी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होती है। कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? आयनाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आएगा क्वेश्चन, है ना। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव इन वेवरिंग पेपर, ये भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से केवल आपके डी ऑप्शन हो जाता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl द प्रोडक्ट्स फॉर्म्स आर, यानी कि NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी NaOH Cl2H2, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक रिएक्शन दे रखी थी और आपसे पूछा गया था
कि ये इसका नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी गटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में मैंने एक ट्रिक बताई थी कि भाई शादी ब्याह में कोई भी लेडीज जाती है तो आभूषण पहन कर जाती है और वो क्यूप्रस क्लोराइड के आभूषण पहन कर जाती है। वहीं पर गटरमैन की मैंने ट्रिक बताई थी आपके लिए कि गटरमैन में देखो कोई व्यक्ति है वो गटर में उतर रहा है, गटर में उतरता है तो जैसे वो गटर से बाहर निकलता है तो उसमें से बहुत बढ़िया बदबू आती है। तो उस बदबू को दूर करने के लिए वो कॉपर पाउडर का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? कॉपर पाउडर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कॉपर पाउडर आया है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी? ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी गटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? गटरमैन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पीटी इन PtCl2 En का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आएगा आपका 6 आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका En होता है वो आपका 2 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है। कितने बनाता है? 2। अब 2 तो हो गए आपके यहाँ से En के और 2 हो गए आपके क्लोरीन के, 2 तो हो गए En के, एक En का, और En यहाँ से दे रखे हैं 2, तो 2 और 2 हो गए 4 और 2 हो गए Cl के, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आपके यहाँ से 6 बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स व्हेन पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन प्रोडक्ट्स फॉर्म्स आर। तो प्रोडक्ट्स आपका यहाँ से एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा यहाँ से आपका? यहाँ से आपका बनने वाला है एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े हैं तो राइट द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ मरकरी रिएक्शन। तो मरकरी रिएक्शन की ये रिएक्शन है आपकी Zn प्लस में HgO इक्वल टू ZnO प्लस में Hg, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y follows थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट पर प्रभाव पड़ेगा वो 27 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द डेफिशिएंसी डिसीज इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी विच विटामिन। तो वो विटामिन आपकी विटामिन के है। कौन सी विटामिन है? विटामिन के है यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, असर्शन और रीजन की तरफ, ठीक है। तो असर्शन और रीजन में क्या है आपका? देखो असर्शन और रीजन, पहला असर्शन रीजन है द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स ऑफ नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टेम डिस्टिलेशन। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं हम डिस्टिलेशन की मदद से, ठीक है। और नेक्स्ट है रीजन बोल रहा है, इसका रीजन क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding which causes the association of molecules। बिल्कुल सही रीजन दिया है इसने, यही इसका रीजन है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है उसका जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पैरानाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होता है और पैरानाइट्रोफिनॉल लेस होता है, कम होता है, ठीक है। मीन्स दैट यहाँ से असर्शन सही है और रीजन भी सही है और रीजन ने करेक्ट एक्सप्लेनेशन की है। मीन्स दैट ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन रीजन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट असर्शन रीजन है आपका ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज। बिल्कुल सही है। जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कोई भी ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्यूशन के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। रीजन क्या कहता है? ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीज। ये सही नहीं है। वेपर प्रेशर कोई जरूरी नहीं है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो रीजन आपका गलत है, असर्शन आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट कहता है सर A catalyst increase the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change, ठीक है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि बिल्कुल सही है, कोई भी केमिकल चेंज परमानेंट केमिकल चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है ए कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी डेल जी ऑफ रिएक्शन। ये भी सही है, तो दोनों सही है यहाँ से आपके। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। ये थे आपके सभी आंसर की जो एक नंबर के आंसर कीज थे आपके 1 मार्क्स के थे, असर्शन रीजन थे, वो सभी हो गए। अब चलते हैं आपके बड़े क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठा है, मैंने पीडीएफ में लिखा था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से मैंने समझाया भी था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराइड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यानी कि कितने इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2,
ठीक है। तो देखो CaCl2 की हम बात करते हैं यहाँ से, तो CaCl2 में देखो कैल्शियम का जो मास होता है वो कितना होता है, कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम, ठीक है। और CaCl2 को जब हम करते हैं तो इसका जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये Ca2 पॉजिटिव निकलता है। कितना निकलता है? Ca2 पॉजिटिव। मीन्स दैट यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से इसका मतलब हो गया कि 40 ग्राम कैल्शियम को 2 फेराडेज में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। 40 ग्राम फेराडेज को कितने में डिसॉल्व किया जाता है, कितने इलेक्ट्रिसिटी उसे रिक्वायर्ड चाहिए, तो 2 फेराडेज की चाहिए। उसने पूछी कितनी हमसे, तो 20 की चाहिए, ठीक है। तो 40 के लिए यदि 2 फेराडे की चाहिए तो 20 के लिए 1 फेराडे की चाहिए, हाफ हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला तो था ये। दूसरे की यदि मैं बात करूं तो 40 ग्राम की पूछ रहा था वो एल्यूमिनियम की। अब एल्यूमिनियम पर चलते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का याद करो, एल्यूमिनियम का जो मास है वो कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का मास होता है आपका 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है, ठीक है। अच्छा, बट यहाँ से हमें देखना क्या है, हमें यहाँ से देखना है कि 40 ग्राम के लिए पूछा गया, हमें हमसे 27 के लिए नहीं पूछा है उसने, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ से हमें करना था आपका कि जब हमारे पास में 27 ग्राम, देखो ये थोड़ा सा यहाँ से मिसमैच हो गया है, लिख गया है ये, देखो हम इसको करते हैं। यदि हमारे पास में है 27 ग्राम, कितना? 27 ग्राम, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कितने फेराडेज की? 3 फेराडेज की। एक के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी 3/27 की, एक के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी 3/27 की। 40 के लिए कितने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी? गुना में 40 कर देंगे। इसको सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आता है आपका वही आंसर हो जाएगा। वैसे पेपर आपका इजी था, नॉर्मल था, ठीक है। ये रिएक्शन आपका डायरेक्ट आया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, ये क्वेश्चन पीडीएफ से डायरेक्ट है, पीडीएफ में लिखवाया था आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 90% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट के। तो यहाँ से के की वैल्यू करनी थी। इससे इजी न्यूमेरिकल आपका कभी नहीं आ सकता बोर्ड में, बहुत इजी न्यूमेरिकल था ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं उनकी आपकी एसिडिटी एक्सप्लेन करनी है आपको, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स मैंने बताया था, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं आपके CHO होते हैं, और जबकि कीटोन्स क्या होते हैं आपका C डबल बॉन्ड O होता है कीटोन्स, ठीक है। ये सभी को पता है। अब देखो यदि मैं CHO को और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसमें क्या है सर, ये तो नॉर्मल बात है, सब जानते हैं। तो यहाँ से एक बात ध्यान देंगे सभी बच्चे, देखो यहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और कार्बोनाइल ग्रुप लगने के बाद ये फिर आपका हाइड्रोजन से अटैच है इधर, ठीक है। यानी कि जब कोई भी चीज़ कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच होती है तो वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से वो कहलाती है, ठीक है। तो यही इसने पूछा था कि भाई अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी बताओ, तो एल्डिहाइड्स की एसिडिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी कंपेरिजन टू कीटोन, ठीक है। ये इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आ गई आपकी, डायरेक्ट रिएक्शन आई है, नेमिंग रिएक्शन। एक तो आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरी आपकी HVZ रिएक्शन, ठीक है, डायरेक्ट आई है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या थी आपकी? क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर आपके पास में एल्केन बनता था। क्या बनता था? एल्केन हम बनाते थे, किसमें? क्लेमेंसन रिडक्शन में, ठीक है। किसकी मदद से? हमारे पास में होता था हमारा कार्बोनाइल ग्रुप। क्या होता था? कार्बोनाइल ग्रुप। ये रहा कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। इस कार्बोनाइल ग्रुप की मदद से ZnHg के साथ में रिएक्शन करने पर एल्केन बनाते थे, ठीक है। ये थी आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन। वहीं यदि मैं HVZ की रिएक्शन की बात करूं, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की की रिएक्शन की बात करूं, तो इसमें क्या था? इसमें था हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था। और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हमें Cl2 के साथ में करनी होती थी। ये हमें क्या निकाल कर देता था? ये हमें निकाल कर देता था हमारा एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एल्काइल लगाकर देता था, ठीक है। क्लियर? डायरेक्ट आई है, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बताई भी थी आपको, ठीक है। मैंने बताई थी आपको एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, HVZ, क्लेमेंसन, ठीक है, रोजनमुंड, हाउफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और ये सभी रिएक्शन ज़्यादातर आई हैं। क्रॉस एल्डोल, एल्डोल नहीं आई है, बाकी कैनिजारो भी आई है, HVZ भी आई है, क्लेमेंसन भी आई है, हाउफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी आई है, सभी रिएक्शन आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं आप पे दिखाऊं होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इन द सेंट्रल मेटल एटम
इज कोऑर्डिनेट ओनली वन काइंड ऑफ लीजेंड, यानी कि एक ही काइंड के लीजेंड से अटैच हो। देखो NH3 एक से ही अटैच है, H2O एक से ही अटैच है, यानी कि एक काइंड से ही अटैच हो तो वो कहलाता होमोलैप्टिक। वहीं मैं हेट्रोलैप्टिक की बात करूं तो हेट्रोलैप्टिक होते हैं जहां पर दो लीजेंड हो आपके, कितने हो, दो तो होने चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो होता है हेट्रोलैप्टिक। जबकि हेमोलैप्टिक में केवल एक है, देखो यहाँ H2O है, यहाँ NH3 है। जबकि यहाँ पर यदि मैं देखूं तो यहाँ पर हमारा क्या क्या है, एक तो है NH3Cl और यहाँ पर एक इधर भी NH3Cl है। ठीक है, क्लियर। तो ये होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहाँ गए, हाँ ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। आपको एक कंपाउंड का नाम दे रखा था, उसका वो लिखना था, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना था। ठीक है, तो कंपाउंड का नाम क्या था आपका, कंपाउंड का नाम दे रखा था आपको टेट्रा एमाइन एडोक्वेट कोबाल्ट। ठीक है, सॉरी, टेट्रा एमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट, टेट्रा एमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये था आपका। ठीक है, तो इसका जो आपका फॉर्मूला बनने वाला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो ये बनने वाला था, ये लिखना था आपको। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब की बार आपको क्या दे रखा है, अब की बार आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, इसका आपको वो लिखना था, नेम लिखना था। ठीक है, तो इसका जो नेम है वो नेम बनेगा पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, थर्ड आएगी आपकी। ठीक है, CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका नाम बनने वाला था यहाँ से पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन था आपका एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। क्यों कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, वो कलर्ड कंपाउंड इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनमें रह जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा आपका, और यानी कि जो ये क्वेश्चन घूमने वाला है, ये क्वेश्चन यानी कि ये कंप्लीट चैप्टर आपका इस नेम पर घूमने वाला है। ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर घूमने वाला है। ये क्वेश्चन भी यही था कि भाई कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि अनपेयर्ड रह जाते हैं। ठीक है, और बाकी कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस क्या है। तो देखो इसको भी मैं दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है इसमें, क्या डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन लिखा नहीं है मैंने यहाँ से, तो कोई नहीं, इसको आप कर लोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी आसान ही था। ठीक है, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, तो आगे पढ़ते हैं हम। आगे देखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है आपका, फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हम बताते हैं। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, देखो तो डीनेचुरेशन इम्प्लाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ रैंडम पेप्टाइड चेन्स। ठीक है, तो ये आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। ये कंप्लीट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन रहा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इधर आ गए हम, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एजिट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एजिट्रॉप्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो कि दो या दो से अधिक लिक्विड की मदद से बनते हैं और उनका जो कंपोजिशन होता है वो वेपर प्रेशर में डेफिनेट होता है, डेफिनेट, ठीक है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो होता है आपका एजिट्रॉप मिक्सचर। वहीं हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर जो कि सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए लगाया जाता है। सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए जो लगाया जाता है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कॉलिजन दैट अकर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में जितने बार कॉलिजन हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड क्या थी, कंसंट्रेशन टर्म को हाफ कर देना, वो आपका हाफ लाइफ पीरियड था। रेट लो क्या था, रेट लो मैंने अच्छे से डिफाइन किया था। रेट लो में भी डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये भी बताया था अच्छे से, सीधा सीधा वही आया है जो PDF में बताया था, सीधा आया है। देखो अगली रीमर टीमर रिएक्शन सीधी आई है, ये आपकी रिएक्शन इधर सॉल्व कर दी मैंने, रीमर टीमर रिएक्शन सीधी आई है। ठीक है, एनिलीन टू फिनॉल कैसे बनाएंगे, ये डाई है जो टाइजेशन से भी बना सकते थे आप। एनिलीन को रिएक्ट करा देते सोडियम नाइट्रेट के साथ में HCl की प्रेजेंस में, बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट बन जाता, उसके बाद उसकी HOH करा देते तो फिनॉल बन जाता। इतना सिंपल पेपर, हद से ज़्यादा सिंपल पेपर था, इससे ज़्यादा सिंपल पेपर नहीं है।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है ये लिख दिया आपकी, ठीक है। और आपका फिनोल यानी कि क्यूमीन से फिनोल कैसे बना सकते हैं, तो इस तरह से बना सकते हैं, ये आपकी फिनोल से क्यूमीन से फिनोल बना रखी है, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, FeH2O6 3 पॉजिटिव स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वियर Fe6 इज वीकली पैरामैग्नेटिक, ठीक है। कितना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से कितना इजी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भाई ये इसमें कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कंपाउंड लिख दिए हैं। जो ए कंपाउंड आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बी कंपाउंड आपका बेंजोएट है, और सी कंपाउंड आपका एनिलीन था, ठीक है। यहाँ से कंपाउंड लिख दिए हैं। ऐसे ही मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आपके इधर सॉल्व कर रखे हैं। देखो ये बाकी बड़े क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स सभी को मैं यहाँ से सॉल्व करके लाया हूँ, ये रहे आपके सॉल्व हुए पड़े हैं, ठीक है। अब यदि मैं इसको एक एक करके सभी को सॉल्व कराऊँ तो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी आपकी, तो वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। सब आप लोग सभी PDF कमेंट कर देना, मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपके लिए ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सभी वही आया था जो आपको पढ़ाया था, कहीं कुछ बाहर से नहीं था, सभी PDF के अंदर से था, सब कुछ वही था। और इससे इजी पेपर बन नहीं सकता, इस बार बहुत इजी पेपर आया आपका, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से किया होगा और सभी के अच्छे नंबर आएंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो कम से कम औरों की तो मैं कह नहीं सकता, इसमें तो अच्छे ही नंबर ले लोगे क्योंकि बहुत इजी पेपर था, ठीक है। तो अब आपका हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, जो आपका नेक्स्ट पेपर है। नेक्स्ट पेपर आपका किसका है? नेक्स्ट पेपर आपका मैथ का है, साइंस वाले बच्चों का मैथ का पेपर है, ठीक है। वो कब है आपका? 20 मार्च को आपका पेपर है, ठीक है। 20 मार्च को ये ना सभी का है ना, तो 20 मार्च को आपका पेपर है, तो 20 मार्च डेट याद रखना। अब आपके लिए 2 या 3 वीडियो आएंगी मैथ की, उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। PDF आपको मैथ्स की भी दूंगा, उनसे भी सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो PDFs को अच्छे से कर लिया करो, जो PDF आपको दी जा रही हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, इसीलिए अच्छे से कर लिया करो। बस आपसे ये बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो, बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना। एक पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं, सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे बेहतरीन से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी से जय हिंद, धन्यवाद।